जय महाकाल गाइस। देखिए मैं बहुत अच्छी सीरीज लाई हूँ जिसमें हम सामान्य प्रबंधन के प्रीवियस में जितने क्वेश्चंस आए हैं उनको सबको कंप्लीट करेंगे, वो भी एक वन लाइनर फैक्ट के साथ। तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और जल्दी से अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए जिससे कि वो भी थोड़ा बहुत पढ़ लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सामान्य प्रबंधन के अलग अलग नोट्स को कंप्लीट करेंगे और अलग अलग टॉपिक को देखेंगे। तो यदि इस प्रश्नोत्तर में कोई भी गलती हो तो प्लीज़ छोटा समझ के मुझे माफ़ कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरे व्यक्ति से कार्य कराने की युक्ति को क्या कहा जाता है? तो जब भी हम दूसरों से काम कराएंगे तो क्या करेगा? प्रबंधन करना पड़ेगा। तो दूसरों से काम कराने की युक्ति को कहा जाता है प्रबंधन। वे सभी व्यक्ति जो काम पर लगे हुए हैं तथा काम करने में योग्य होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो व्यक्ति काम कर रहे हैं और वो काम करने के लिए योग्य भी हैं तो उनको कहा जाता है जनशक्ति। उनको कहा जाता है क्या? जनशक्ति। वित्तीय विवरण से निष्कर्ष निकालना एवं प्रबंधीय उपयोग करना क्या कहलाता है? तो कोई भी वित्तीय विवरण है उससे निष्कर्ष निकालना और प्रबंधीय उपयोग करना, इसको कहा जाता है वित्तीय विवरण विश्लेषण। मतलब जो वित्तीय विवरण है हम उसका क्या कर रहे हैं? विश्लेषण कर रहे हैं। प्रबंधनकारी उपयोग करना क्या कहलाता है? उसका विश्लेषण करना। किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ता को व्यापक रूप से उपलब्ध एवं सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे? तो ये है विपणन अवधारणा। मतलब यदि हम मार्केट में कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो यदि वो सस्ता होगा और व्यापक रूप से उपलब्ध होगा, मतलब वो जिस दुकान पे जाएगा वहाँ पे मिल जाएगा, जिस दुकान पे जाएगा वहाँ मिल जाएगा, उसके पोस्टर होंगे, एडवर्टाइजमेंट दिख रहा होगा उसको हर कहीं, तो वो क्या लेगा? जो कंज्यूमर है या फिर जो उपभोक्ता है वो उसको जरूर लेगा। तो विपणन अवधारणा कहती है कि यदि हमारा उत्पाद सस्ता है और हर जगह व्यापक रूप से उपलब्ध है तो विपणन अवधारणा वो सबको पसंद आएगा, क्योंकि लोगों को क्या पसंद आते हैं? सस्ते उत्पाद पसंद आते हैं। तकनीकी, मानव एवं वैचारिक, ये तीनों प्रबंधनों की आवश्यकता कौशल है। ये किसके द्वारा पहचाने गए थे? तो जो तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी, मानव मतलब ह्यूमन और वैचार मतलब ना बौद्धिक मत्ता है ना, उसको ये क्या है? तीनों एक प्रबंधन के लिए आवश्यक कौशल होते हैं। और यह पहचानने के लिए हमें किसने कहा था? रॉबर्ट के कल्ज ने कहा था कि क्या है? कल पुर्जे हैं प्रबंधन के, कौन कौन से? तकनीकी, मानव और वैचारिक, तीनों होंगे तभी प्रबंधन अच्छे से चलेगा, कौशल हो जाएगा। ये किसने कहा था? रॉबर्ट के कल्ज द्वारा कहा गया था। कल पुर्जे क्या क्या है? तकनीक, मानव एवं वैचारिक हैं। लक्ष्यों को निर्धारित करना, मूल्यांकन करना, निष्पादन करना और उनको पुरस्कृत करना या फिर उनको मतलब गिफ्ट वगैरह देना प्रबंधन का कौन सा नियम कहलाता है? तो किसी भी उद्देश्य आधारित प्रबंधन, मतलब किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ेगा, मूल्यांकन करना पड़ेगा, निष्पादन करने के बाद उसको पुरस्कृत करना पड़ेगा। यह प्रबंधन का कौन सा नियम कहता है? तो ये उद्देश्य आधारित प्रबंधन कहता है। लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो लेखांकन का मुख्य कार्य होता है सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना। जितने भी पक्षकार हैं उनको वास्तविक परिणाम जो हैं वहां से अवगत कराना क्या कहलाता है? लेखांकन कहलाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रतिबिंबित परीक्षण, स्थिति संबंधी परीक्षण और उद्देश्य सहित परीक्षण किसके प्रकार हैं? तो प्रतिबंधित परीक्षण, स्थिति संबंधी परीक्षण और उद्देश्य सहित परीक्षण कहलाते हैं व्यक्तिगत परीक्षण। ये सब क्या है? व्यक्तिगत परीक्षण है। उसकी स्थिति बताना, उसके उद्देश्य बताना और उसको प्रतिबिंबित करना, तो वो व्यक्ति परीक्षण कहलाता है। विपणन की दृष्टि से वस्तु को उन सुविधाओं का पुलिंदा माना जाता है जो उपभोक्ता को प्रस्तुत की जाती हैं। यह कथन किसका था? तो विपणन की दृष्टि से वस्तु उन सुविधाओं का पुलिंदा होता है जो उपभोक्ता को प्रस्तुत की जाती हैं। तो ये कहा था डाबर, जैसे डाबर आंवला का चमनप्राश आता है तो क्या है वो? विपणन की दृष्टि से एक ऐसा पुलिंदा है जो कि हमारे जो उपभोक्ता है उसको चाहिए है, सुविधाओं के लिए चाहिए है, उनको सुविधाओं का एक पुलिंदा होता है, तो वो क्या कहलाती है? वस्तु कहलाती है। किसने कहा था? डाबर ने कहा था। उपभोक्ताओं को एक ऐसी वस्तु, जैसे उपभोक्ता को क्या चाहिए? उपभोक्ता ने सोचा कांच कुछ ऐसा होता है जैसे कि हम मोबाइल की बातें सिर्फ खुद सुन सकते, तो उसने ये इच्छा जाहिर की लेकिन उसको सुविधा बना दिया। कैसे? हेडफोन बनाकर। तो विपणन की दृष्टि से जो उपभोक्ता को चाहिए वो उत्पादित कर दिया और उसको सुविधा बना दिया, सुविधा अनुकूल बना दिया, तो ये क्या होता है? उत्पाद होता है। ये किसने कहा था? डाबर ने कहा था, डॉक्टर डाबर ने कहा था। बाजार अवनति, बाजार परिपक्वता और बाजार परिचय एवं वृद्धि
की अवस्थाएं हैं तो बाजार की अवनति मतलब डैश मतलब नीचे आ जाएगा बाजार, बाजार परिपक्वता, बाजार का परिचय और उसमें वृद्धि किसकी अवधारणा होती है, उत्पादन जीवन चक्र के जो उत्पादन है वो उसका जीवन चक्र कैसे होता है, बाजार की अवनति होती है, परिपक्व होता है, परिचय होता है, उसकी वृद्धि होती है, तो ये उत्पादन जीवन चक्र है। विपणन की पुरानी विचारधारा का समर्थन किसने किया है, तो जो विपणन की पुरानी विचारधारा थी वो उसका उनके समर्थक माने जाते हैं टाउसले, क्लॉर्क और प्रोफाइल। तो पुराने विपणन जब मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी सी थी तब हम लोग के यहाँ पे जब सामान बेचने के लिए मार्केट जाता था तो क्या करते थे, हमारे जो ताऊ थे वो एक क्लॉक देखते रहते थे, घड़ी देखते रहते थे कि इतने टाइम में गया है, और एक फाइल देते थे कि जा भैया जो भुगता है उसको ये फाइल दिखाना, या फिर मतलब जहाँ पे आप दूसरी दुकान पे अपना सामान भेज रहे हो उसको ये फाइल दिखाना, ऐसे ऐसे हमारा प्रोडक्ट है और इतने टाइम तक आ जाना। तो क्या करते थे ताऊ, घड़ी में अपना टाइम फिक्स कर लेते थे और एक फाइल देते थे, जाओ अपने टाइम में समझा के आओ उसको। तो ये क्या है, विपणन की सबसे पुरानी विचारधारा है। लेकिन अब तो ऐसा है सीधा को मोबाइल में डाल दो, सारे प्रोडक्ट की जानकारी सबको मिल जाती है और फिर हम उसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो पुरानी अवधारणा या पुरानी विचारधारा के कौन कौन से थे, 3 वैज्ञानिक थे। पहले आते हैं टाउसले, क्लॉर्क और फाइल। सभी उत्पादकों का एकमात्र अंतः उद्देश्य होता है उपभोग। यह कथन किसका था, तो ये था एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ ने कहा था जितने भी उत्पादन हैं उनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए उपभोग, मतलब वो यूज़फुल हो, ऐसा ना कि तुमने बना दिया और किसी यूज़ में ही नहीं आ रहे हैं। तो उसका सबसे मूल मंत्र या फिर मूल अंत तक उद्देश्य क्या होता है, उसका उपभोग करना ही। किसने कहा था, एडम स्मिथ ने कहा था। चलिए हम इसको कितने क्वेश्चन हैं, 12 क्वेश्चन हो गए, फिर से देख लेते हैं। दूसरों से काम कराना क्या कहलाता है, प्रबंधन कहलाता है। सभी व्यक्तियों को कार्य पर लगे और कार्य करने योग्य बनाना या कार्य योग्य हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको जनशक्ति कहा जाता है। किसी भी वित्तीय विवरण से निष्कर्ष निकालना, उसका प्रबंधीय उपयोग करना क्या कहलाता है, तो किसी वित्तीय विवरण है मतलब उसकी जो फाइनेंशियली डिटेल्स दी गई हैं उसका प्रबंधन करना क्या कहलाता है, वित्तीय विवरण विश्लेषण कहलाता है। यह किसका तर्क था कि उपभोक्ता को व्यापक रूप से उपलब्ध एवं सस्ते उत्पाद पसंद आते हैं। तो यदि कोई भी उपभोक्ता है तो उसको सस्ते मिलेंगे और बहुत सारे मिलेंगे, तो ये क्या होती है, विपणन अवधारणा है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी या फिर वित्तीय। तकनीकी, मानव एवं वैचारिक, ये तीनों प्रबंधन एक आवश्यक होते हैं, कौशल बताते हैं और यह किसके द्वारा पहचाने गए थे, तो ये क्या है, कलपुर्जे हैं। हमारी तकनीकी, मानव और जो वैचारिक है ये तीनों प्रबंधन की क्या है, कलपुर्जे हैं। तो इसको रॉबर्ट के कुल्ज ने पहचाना था। लक्ष्य को निर्धारित करना, मूल्यांकन करना, निष्पादन करना, उनको पुरस्कृत करना और प्रबंधन का कौन सा नियम कहलाता है ये, तो किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करना मतलब एक गोल बनाना है ना, फिर उसका मूल्यांकन करना, निष्पादन करना और उसको पुरस्कृत करना क्या कहलाता है, उद्देश्य आधारित प्रबंधन। लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो कोई भी लेखांकन है उसका मुख्य पार्ट ये होता है कि जितने भी पक्षधर हैं उनको वास्तविक परिणामों से अवगत कराने, इसलिए तो हम लेखांकन करते हैं कि सबको पता चल जाए कि हमने क्या क्या कहाँ पे खर्च किया है। तो वास्तविक परिणामों से अवगत कराना सभी पक्षधरों को लेखांकन का मुख्य कार्य होता है। प्रतिबिंबित परीक्षण, स्थिति संबंधी परीक्षण और उद्देश्य संबंधी परीक्षण किसके अंतर्गत आते हैं, तो हमें किसी की स्थिति मतलब प्रतिबिंब करनी है, उसका परीक्षण, स्थिति का करना है परीक्षण और उसका उद्देश्य स्थिति का करना है परीक्षण, तो हम करेंगे व्यक्तिगत परीक्षण। विपणन की दृष्टि से उन वस्तुओं का जो विपणन की दृष्टि से वस्तुएं क्या होती हैं, सुविधाओं का पुलिंदा है जो कि उपभोक्ता को चाहिए। तो ये किसने कहा था, डाबर ने कहा था, क्योंकि इसलिए डाबर च्यवनप्राश बना दिया है ना, डाबर आंवला सब कुछ डाबर के प्रोडक्ट आते हैं, इसने बहुत अच्छे समझा है, सुविधा को पुलिंदा है वस्तुएं। बाजार की अवनति, बाजार की परिपक्वता, बाजार का परिचय और उसकी वृद्धि क्या कहलाती है, तो ये होती है उत्पादन का जीवन चक्र। जीवन चक्र कैसे चलता है उत्पादन का, पहले बाजार में अवनति आएगी, फिर परिपक्वता आएगी, उसका परिचय होगा, फिर वृद्धि हो जाएगी। विपणन एवं पुरानी विचारधारा कैसे संबंधित है, तो हमारे ताऊ ने हमें क्या दिया थी, फाइल दी थी कि जाओ हम क्लॉक में लगा ले रहे हैं अलार्म, इतने टाइम में आ जाना। तो ताऊ, क्लॉर्क और प्रोफेसर फाइल यह पुरानी विचारधारा से संबंधित है वितरण की। फिर सभी उत्पादकों का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है, उपभोग करना। ये किसने कहा था, एडम स्मिथ ने कहा था। एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है, अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अनुकूलतम पूंजी का संरचना का गुण क्या कहलाता है, तो अनुकूलतम पूंजी की संरचना का गुण कहलाता है न्यूनतम जोखिम, अधिकतम लाभ और न्यूनतम
निर्गमन लागत, लागत भी कम हो, जोखिम भी कम हो और हमें लाभ ज़्यादा हो। तो ये क्या कहलाता है? अनुकूलतम पूंजी की संरचना। पूंजी हमें कैसी जगह लगानी चाहिए? जहाँ पे कम जोखिम हो। ऐसा ना हो कि हम जुआ खेल रहे हैं और हमने पैसे लगाए 1 करोड़ और हमें 4 करोड़ का घाटा लग गया। तो ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं होना चाहिए, कम जोखिम हो, ज़्यादा लाभ हो और न्यूनतम हमें निर्गम लागत लगानी पड़े। वित्तीय विश्लेषण का उद्देश्य क्या होता है? तो वही वित्तीय विश्लेषण, लेखांकन हम क्यों करते हैं? लोगों को जो मतलब पक्षधार होते हैं उनको वित्तीय विवरण देते हैं, क्योंकि हम उनको बताते हैं कि क्या क्या आया है, क्या क्या गया है ना, उनको अवगत कराना। और वित्तीय विश्लेषण होता है, यह लाभदायक बताता है, शोधन क्षमता बताती है और प्रबंधनीय निर्माण, यह निर्णय का मूल्यांकन करता है। जितने भी प्रबंधकारी जो निर्णय हैं उनका मूल्यांकन करने के लिए, लाभदायक बनाने के लिए और शोध समझा के लिए हम करते हैं वित्तीय विवरण या विश्लेषण। वित्तीय विश्लेषण क्यों किया जाता है? लाभदायकता के लिए, लोगों को लाभ बताने के लिए, शोधन क्षमता उसका परीक्षण करने के लिए कि हमने इतना इतना लगाया और ये इतना इतना हुआ, और प्रबंधीय निर्णय का मूल्यांकन करने के लिए कि हमने जो निर्णय लिए थे वो सही है नहीं, उनका मूल्यांकन करने के लिए 3 इसके मुख्य उद्देश्य होते हैं वित्तीय विश्लेषण के। निर्णय लेने की प्रक्रिया का तीसरा चरण क्या होता है? तो कोई भी निर्णय लेना है उसकी प्रक्रिया का तीसरा चरण होता है कार्यवाही के लिए पाठ्यक्रम। कोई भी कार्यवाही के लिए हम पाठ्यक्रम का बनाते हैं, तीसरे उसमें बनाते हैं, तीसरी प्रक्रिया पाठ्यक्रम। वित्तीय प्रभावन क्षमता के लिए पूंजी के किस स्रोत का प्रयोग किया जाता है? तो यदि हमें वित्तीय को प्रभावन बनाना है तो हम ऋण पूंजी का प्रयोग करेंगे। प्रभावन क्षमता के लिए, प्रभावन क्षमता के लिए प्रभाव दिखाना है ना, प्रभाव से हम क्या कर सकते हैं? प्रभाव दिखा सकते हैं ना, वित्तीय प्रभाव। प्रभाव क्षमता के लिए पूंजी का किस स्रोत का प्रयोग किया जाएगा? ऋण पूंजी का करेंगे। प्रभाव दिखाना है, बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारी वित्त का, तो हम ऋण का पूंजी का प्रयोग करेंगे। ऋण स्रोत पूंजी का प्रयोग किया जाता है। सकल कार्यशील पूंजी क्या कहलाती है? तो सकल कार्यशील पूंजी कहलाती है व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति के निवेशित पूंजी की आवश्यकता का सही अनुमान लगाना। मतलब सकल कार्यशील पूंजी क्या कहलाती है? तो सकल कार्यशील पूंजी कहलाती है व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति में निवेशित पूंजी की आवश्यकता का सही अनुमान लगाना। तो ये क्या होगी? सकल कार्यशील पूंजी होगी। मतलब हमने व्यवसाय में जो कुल चालू परिसंपत्ति है उसमें हमने कितना निवेश पूंजी की है, हम इसका यदि सही अनुमान लगा लेते हैं तो वो निकल आएगी हमारी सकल कार्यशील पूंजी। कि हमारी परिसंपत्ति इतना है, निवेश इतना है, तो हमारी ये कार्यशील हो गई। नियोजन प्रबंधन का प्रथम कार्य है तो अंतिम कार्य कौन सा है? तो यदि किसी भी प्रबंधन का प्रथम कार्य नियोजन मतलब प्लानिंग करना है तो दूसरा क्या हो गया? नियंत्रण करना, तो कंट्रोलिंग करना। व्यक्तिगत अवलोकन क्या कहलाता है? तो किसी व्यक्ति का अवलोकन करना उसके नियंत्रण का एक रूप होता है। किसी व्यक्ति का हम अवलोकन कर रहे हैं तो वो व्यक्तिगत अवलोकन आता है नियंत्रण के अंतर्गत। नियंत्रण क्या है? तो प्रबंधन का अंतिम चरण है। पहला चरण कौन सा था? नियोजन। मानसिक क्रांति के लिए क्या आवश्यक है? तो किसी भी मानसिक क्रांति के लिए आवश्यक है प्रबंधन एवं कर्मचारी के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन करना। यदि हमें किसी भी मानसिक क्रांति मतलब कोई भी काम करवाना है तो व्यक्ति है या जो प्रबंधक और कर्मचारी है उनकी मानसिक दृष्टिकोण है उसमें चेंज करना पड़ेगा, तभी हमें मानसिक क्रांति आएगी। मानव संसाधन प्रबंधन का स्थान किसने लिया था? तो मानव संसाधन प्रबंधन का स्थान लिया था कार्मिक प्रबंधन ने। मानव संसाधन प्रबंधन का स्थान किसने लिया था? तो मानव संसाधन प्रबंधन का स्थान लिया था कार्मिक प्रबंधन ने। स्थायी पूंजी के संबंध में क्या आवश्यक है? तो स्थायी पूंजी के प्रावधान में आशय स्थायी पूंजी से है। स्थायी पूंजी के प्रबंधन से क्या आशय है? तो स्थायी पूंजी का प्रबंधन होता है स्थायी पूंजी। इन्वेंट्री प्रबंधन मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? जो इन्वेंट्री प्रबंधन है वो दिखाते हैं स्टॉक किए गए माल के आकार प्रतिशत की विशिष्टता। तो हमारा जो स्टॉक है उसमें माल का आकार क्या है और उसके प्रतिशत की विशिष्टता क्या है? तो ये क्या दिखाते हैं? इन्वेंट्री प्रबंधन दिखाते हैं। भारत में लेखा मानक एक किस विषय में व्याप्त किया जाता है या व्याख्या करता है? तो भारत में जो लेखा मानक एक है वह व्याख्या करता है लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। एक क्या करेगा? एक पहला तो नीतियों बता दो भैया क्या क्या नीतियां हैं, तो एक कर देगा नीतियों का प्रकटीकरण। किसी भी भारत में मानक लेखा मानक है उसका एक विशिष्ट की व्याख्या करता है तो वो है लेखांकन नीतियों का स्पष्टीकरण करता है।
स्पष्टतः कार्य के लिए अयोग्य आवेदकों की छंटनी किस साक्षात्कार के माध्यम से की जाती है? मतलब यदि हम भर्ती कर रहे हैं, चयन कर रहे हैं, तो उसमें हम जो अयोग्य हैं, जो व्यक्ति हमारे काम के नहीं हैं, उन आवेदकों की हमें छंटनी करनी है। तो हम किसके माध्यम से करेंगे? तो प्राथमिक जो साक्षात्कार होगा हम उसी में उसकी छंटनी कर देंगे। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? तो चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है प्रत्यादेश। किसी भी चयन प्रक्रिया का क्या कर देना, उसको आदेश देना कि प्रत्यादेश दे दिया हमने। और प्रबंधन का अंतिम कार्य होता है कंट्रोलिंग और चयन का होता है प्रत्यादेश। सर्वप्रथम किस प्रबंधन या प्रशासक में अंतर स्पष्ट किया था? तो किसने बताया था? तो ओलिवर सेल्डन ने बताया था। ओलिवर सेल्डन ने बताया था कि ये प्रबंधन और प्रशासक है। तो किसने बताया था? ओलिवर सेल्डन ने बताया था। ऑलिव ऑयल डाल दिया था उनके ऊपर, तो अलग अलग शेड आ गए थे दोनों में, प्रबंधन और प्रशासन में। तो ओलिवर सेल्डर ने इनको बताया था, सेल्डन ने बताया था। एक उपकरण में मानवीय तत्वों को विकसित और प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो किसी भी उपकरण है तो उसमें यदि हम मानव तत्वों को विकसित करेंगे या प्रतिबंधित करेंगे तो मानव संसाधन प्रबंधन कहलाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। मानव संसाधन प्रबंधन नीतियाँ, प्रक्रियाओं और कार्यवाहियों का एक विशिष्ट क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत एक कार्य संगठन में व्यक्ति का प्रबंधन सम्मिलित होता है। यह कौन सा है? तो यह है कैथ सूसन। मानव संसाधन प्रबंधन नीति, प्रक्रियाओं, कार्यवाहियों का एक विशिष्ट क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत एक कार्य संगठन में व्यक्तियों का प्रबंधन शामिल होता है। जिसमें क्या होता है? व्यक्तियों का प्रबंधन कार्य क्षेत्र में। यह किसने कहा था? तो ये कहा था कैथ सूसन ने कहा था। कैथ सूसन ने कहा था। कैसी कैसी नीतियां बना देते हैं सूंघ के, है ना। कैथ सूसन। मानव को क्या करना? मानव प्रबंधन के लिए मानव संसाधन प्रबंधन करना, उनकी नीतियां, प्रक्रिया का क्रियान्वयन का एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसके अंतर्गत कार्यों के संगठन में व्यक्तियों का प्रबंधन सम्मिलित होता है। प्रबंधन करना व्यक्तियों का, ये आता है कैथ सूसन के द्वारा। तिथि विशेष पर व्यवसाय की संपत्ति एवं दायित्व का प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? कोई भी विशिष्ट तिथि है या फिर दिवाली है या फिर न्यू ईयर है, इसमें संपत्ति एवं दायित्वों का प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? वित्तीय वितरण कहलाता है या स्थिति विवरण कहलाता है कि हम स्थिति का विवरण दे रहे हैं कि देखो हमारी वित्तीय विवरण ये है और स्थिति ये है। तो ये स्थिति विवरण या फिर वित्तीय विवरण कहलाता है किसी विशेष तिथि पर व्यवसाय की संपत्ति और दायित्व का प्रदर्शन करना। पूंजी व लाभांश भुगतान का पूर्वाधिकार करने के क्या कहलाता है? तो कोई पूंजी है और उसका लाभांश है, उसके भुगतान का पूर्वाधिकार रखने वाला या क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं अधिमान अंशधारी। जो पूंजी और लाभांश भुगतान को पूर्वाधिकार रखने वाला क्या कहलाता है? पूर्वाधिकार रखने वाला क्या कहलाता है? अधिमान अंशधारी। जब एक प्रबंधन बाहर की दुनिया को संगठन की सूचना देता है तब वह क्या कहलाता है? तो प्रवक्ता कहलाता है, बोलने वाला प्रवक्ता। अपने प्रबंधन की सूचना किसको दे रहा है? बाहर दे रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? प्रवक्ता कहेंगे। अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? तो अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन कैसे प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आप तो पैसे से मोटिवेट कर दो या फिर बातों से कर दो, तो मौद्रिक और अमौद्रिक। किसी नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को बोनस देना कौन सी अभिप्रेरणा का भाग है? तो किसी भी नियोक्ता के द्वारा कर्मचारियों को बोनस देना यह मौद्रिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। दीर्घकालीन देनदारियों में क्या अंतर होता है? तो जो दीर्घकालीन देनदारियां होती हैं इसमें क्या आते हैं? तो इसमें आते हैं बंधन पत्र, डिवेंचर्स और आवधिक कर्ज आते हैं, डिवेंचर्स आते हैं और बंधन पत्र किसके अंतर्गत आते हैं? दीर्घकालीन देनदारियों के अंतर्गत। ज़्यादा दिन तक चलेंगे तो पहले हम उनको बंधन बना के रखेंगे। दूर तक कौन चलेगा? जो इनके पास बंधन होगा, तो बंध पत्र है ना। डिवेंचर, उनको एक बेंच भी देंगे बैठने के लिए, भैया बैठो, तो बंध पत्र, डिवेंचर्स। और आवधिक, उन पर एक क्या आने जाने पर बाध्य भी कर देंगे, है ना। तो आवधिक कर्ज किसके अंतर्गत आती हैं? दीर्घकालीन देनदारियों के अंतर्गत आती हैं।
दोहरी लेखा प्रणाली किस प्रकार के लेखांकन पद्धति के अंतर्गत आती है? तो दोहरी लेखा प्रणाली आती है वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत। दोहरी लेखा प्रणाली किस प्रकार के लेखांकन पद्धति के अंतर्गत आती है? तो दोहरी करनी है तो एक बार तो हम लिख देंगे, लेकिन दूसरी बार थोड़ी ना लिखेंगे। तो दूसरी बार किसके अंतर्गत आती है? वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत आती है। जॉन और स्टोरी ने मानव प्रबंधन को कितने भागों में बांटा था? तो मानव के कितने वो होते हैं, प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? हाथ का, 2 हाथों का कर दो, 2 पाँव का कर दो, होगा 4 प्रकार से इनका प्रबंधन कर सकते हैं। संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष कब दृष्टिकोण से होता है? तो संघर्ष प्रक्रिया में, कंपटीशन में हमें कैसे दिखता है कि कंपटीशन है? तो उसके व्यवहार समझ में आता है, तो उससे स्ट्रेस हो जाता है ना, तो व्यवहार से हमें उसको समझ में आता है उसका संघर्ष। चलिए हम इनको करते हैं फिर से रिवाइज। अनुकूलतम पूंजी की संरचना का क्या गुण है? तो यदि अनुकूलतम पूंजी है तो हमें सबसे ज़्यादा लाभ होगा, न्यूनतम जोखिम होगा और न्यूनतम ही हमें निर्गम लागत लगेगी। वित्तीय विश्लेषण का उद्देश्य क्या है? तो यदि हमें वित्तीय का विवरण बताना है तो पहले तो बताएंगे उसकी लाभदायकता, शोधन क्षमता और वित्तीय निर्णय का मूल्यांकन करेंगे। उसके विश्लेषण में हम क्या क्या देंगे? उसका लाभदायकता बताएंगे, शोधन क्षमता बताएंगे और प्रबंधनीय निर्णय का मूल्यांकन करेंगे। निर्णय लेने की प्रक्रिया का तीसरा चरण क्या है? तो निर्णय लेने की तीसरी प्रक्रिया है भैया उस कार्यवाही का पाठ्यक्रम करना। वित्तीय प्रभावन क्षमता के लिए पूंजी का किस स्रोत का उपयोग किया जाता है? यदि हम वित्तीय का प्रभाव दिखाना है तो हम क्या कर देंगे? ऋण पूंजी बता देंगे। तो ऋण पूंजी क्या है? उसका स्रोत है प्रभावन का। सकल कार्यशील पूंजी क्या कहलाती है? तो यदि किसी भी क्षेत्र में जो कार्यशील पूंजी लगी है तो हम उसे बताएंगे कि व्यवसाय में जो कुल पूंजी है, परिचालित पूंजी है, उसमें निवेशित पूंजी की आवश्यकता ही का सही अनुमान लगाया जाता है, जो कि कहलाती है सकल कार्यशील पूंजी। व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति में निवेशित पूंजी की आवश्यकता का ही सही अनुमान लगाना। नियोजन प्रबंधन का प्रथम कार्य है तो अंतिम कार्य क्या है? यदि नियोजन मतलब प्लानिंग प्रबंधन का पहला कार्य है तो लास्ट क्या है? कंट्रोलिंग करना, नियंत्रण करना। व्यक्ति का अवलोकन नियंत्रण के अंतर्गत आता है। मानसिक क्रांति लानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो प्रबंधन और कर्मचारी हैं उनकी मानसिक दृष्टिकोण में चेंज करना पड़ेगा। मानव संसाधन का प्रबंधन का स्थान किसने लिया है? तो जो मानव संसाधन प्रबंधन है उसका स्थान करता है कार्मिक प्रबंधन। जो कार्य करवाता है काम तो वो उसका प्रबंधन करता है। स्थायी पूंजी के संबंध में क्या है? तो जो स्थायी पूंजी होती है वो प्रबंधन से आशय स्थायी पूंजी से है। स्थायी पूंजी का आशय स्थायी पूंजी की प्रबंधन से है। इन्वेंट्री प्रबंधन का मुख्य रूप क्या दर्शाता है? जो इन्वेंट्री होते हैं वो स्टॉक में किए गए माल के आकार और प्रतिशत की विशिष्टता दिखाते हैं। माल इतना है, स्टॉक में किया गया माल इतना है, उसका आकार और उसकी प्रतिशतता इतनी है, तो ये कहलाती है इन्वेंट्री कहलाती है। इन्वेंट क्या करते हैं? उसका आकार और उसकी विशिष्टता। भारत में लेखा मानक 1 किस विषय की व्याख्या करता है? तो जो लेखा मानक 1 है वो लेखांकन नीतियों का स्पष्टीकरण करता है। स्पष्टतः कार्य के लिए अयोग्य आवेदकों की हमें छटनी करनी है तो हम सबसे पहले क्या कर देंगे? पहले चरण में उसको भगा देंगे, पहले ही चरण में साक्षात्कार में हटा देंगे। चयन प्रक्रिया का अंतम क्या है? तो प्रत्यादेश है। सर्वप्रथम किसने बताया था कि प्रबंधन और प्रशासन अलग अलग है? तो हमने उसमें ऑलिवर ऑयल डाल दिया था, तो ऑलिवर सेल्डन। एक उपक्रम में मानवीय तत्वों को विकसित और प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मानव संसाधन उनको विकसित कर दो और उनमें प्रतिबंधित कर दो, तो ये मानव संसाधन प्रबंधन कहलाते हैं। मानव संसाधन प्रबंधन नीति, प्रक्रिया और कार्यवाहियों का एक विशिष्ट क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत एक कार्य संसाधन में व्यक्तियों का प्रबंधन शामिल होता है। क्या कहलाता है? तो कैसूसन ने कहा था कि जो मानव है उनका प्रबंधन नीतियों की क्रियाओं और जो कार्यवाही है उनका एक विशिष्ट क्षेत्र होता है जिसमें हम जो एक कार्य है वो संगठन और व्यक्तियों का प्रबंधन शामिल होता है। तो ये किसने कहा था? कैसूसन ने कहा था। तिथि विशेष पर जो व्यवसाय है वह अपनी संपत्ति और दायित्वों का प्रदर्शन करता है, तो ये क्या कहलाता है? वित्तीय विवरण कहलाता है या फिर स्थिति का विवरण बताता है। पूंजी और लाभांश भुगतान का पूर्वाधिकार कौन कहलाता है? तो जो पूंजी है उसका लाभांश पूर्ण रूप से रखा है तो वो होता है अधिमान अंशधारी। जब एक प्रबंधन बाहर की दुनिया को कंपनी की सूचना देता है तो वो होगा प्रवक्ता। अब अभिप्रेरणा क्या कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, मौद्रिक और अमौद्रिक। किसी नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को बोनस देना क्या कहलाता है? मौद्रिक अभिप्रेरण कहलाता है। दीर्घकालीन देनदारियां क्या होंगी? दीर्घकाल तक हमें किसी को बिठाना है तो बंधन पत्र, बेंचर और आवधिक कर्ज दे देंगे।
दोहरी लेखा प्रणाली क्या होती है? तो यह एक वैज्ञानिक प्रणाली है। जॉन और स्टोरी ने मानव संसाधनों को कितने भागों में बांटा था? जॉन की स्टोरी में हमने बांटा था 4 में। जॉन गया, स्टोरी सुनाई और 4 प्रकार से किसी भी उसको बांध दिया, तो प्रबंधन कर दिया मानव का। संघर्ष प्रक्रिया कैसे दिखती है? तो हमें संघर्ष प्रक्रिया दिखेगी उसके व्यवहार से। अब आती है शक्ति का वह एक केंद्र में स्थापित होना क्या कहलाता है? तो यदि सब पूरी शक्तियाँ एक ही केंद्र में केंद्रित हैं तो वो होगा केंद्रीकरण। यदि अलग अलग हो गए तो विकेंद्रीकरण। ESOP का विस्तृत रूप क्या है? तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो एम्प्लॉय के स्टॉक का ऑप्शन प्लान क्या कहलाता है? ESOP कहलाता है। कि हम इसमें अपने जो एम्प्लॉय होते हैं उनको शायद शेयर खरीदने के लिए बोलते हैं ना, तो स्टॉक ऑप्शन प्लान कहलाता है। प्रोत्साहन क्या व्यापक करता है? जो प्रोत्साहन है वो क्या व्यक्त करता है? तो निष्पादन से संबंधित विशेष प्रतिपूर्ति के भुगतान को व्यक्त करता है। तो जो निष्पादन है उससे संबंधित विशेष प्रतिपूर्ति है उसको प्रोत्साहित करता है, यह व्यक्त करता है प्रोत्साहन। पूंजीगत व्यय बजट का उद्देश्य क्या है? तो जो पूंजीगत व्यय है वह बजट का उद्देश्य है प्रत्येक परियोजना पर प्रतिफल की अपेक्षा दर की उपेक्षा करना। अपेक्षित दर की क्या करना? उपेक्षा करना। क्या कहलाता है? पूंजीगत व्यय बजट का उद्देश्य। हमने पूंजीगत व्यय कर दिया बजट में, है ना। उसका उद्देश्य क्या है? तो जो परियोजना है उस पर प्रतिफल में अपेक्षित दर को उपेक्षा करना। मतलब जितनी भी परियोजना में व्यय हो रहा है उसमें प्रतिफल है उसकी उपेक्षा करके, अपेक्षित करके उपेक्षा करना कहलाता है। प्रोत्साहन क्या कहलाता है? प्रोत्साहन क्या व्यक्त करता है? तो प्रोत्साहन व्यक्त करता है इससे संबंधित विशेष प्रतिपूर्ति में भुगतान को व्यक्त करता है। कितना भुगतान करना? प्रोत्साहन प्रतिपूर्ति में भुगतान को, प्रतिपूर्ति भुगतान को, निष्पादन से संबंधित विशेष प्रतिपूर्ति में भुगतान को व्यक्त करता है प्रोत्साहन। वित्तीय व्यय क्या होता है? प्रत्येक परियोजना में प्रतिफल पर अपेक्षित दर की उपेक्षा करता है। इतनी दर मिलनी थी तो हम उसकी उपेक्षा करेंगे, किसके द्वारा? बजट के द्वारा। चेक क्या होता है? तो यह एक विनिमय पत्र होता है। विनिमय पत्र मतलब लेन देन वाला पत्र होता है। वस्तुओं की प्रकृति विपणन निर्णयों को प्रभावित करने वाला कौन सा घटक है? तो कोई भी वस्तु है उसकी प्रकृति जो विपणन बेचने के लिए निर्णय को प्रभावित करती है तो वो है उसका बाह्य घटक। बाहर से पता चलेगा ना कि कैसी वस्तु है, तो बाहर का घटक हमें इससे पता चलता है। मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसकी है? तो मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड नामक पुस्तक है हरविशन की। हर किसी की विषय प्रबंधन का नहीं, इंडस्ट्रियल वर्ल्ड का मैनेजमेंट करना तो क्या है? हरविशन हर की विषय हरविशन। प्रबंधन यह जानने की कला है कि क्या करना है और उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका क्या है। तो यह क्या है? FW टेलर ने कहा था कि क्या करना है और उसको करने का सबसे सुलभ और सर्वोत्तम तरीका क्या है। तो ये FW टेलर ने कहा था। प्रबंधन क्या है? एक कला है जिसमें ये बताया जाता है कि क्या करना है और उसको कैसे सुलभ तरीके से करना है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण किस प्रकार के कर्मचारियों का किया जाता है? तो जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है वो किया जाता है जिन्हें एक ही प्रकार का काम बार बार करना पड़ता है तो वो उनको मनोवैज्ञानिक चेंजेस आ जाते हैं। तो हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण हर किसी का तो नहीं करेंगे, ऐसे व्यक्ति करेंगे जो कि अपने काम में बोर हो जाएंगे या फिर परेशान हो जाएंगे। जो व्यक्ति एक ही कार्य को बार बार करता है उनके लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण की आवश्यकता होती है। प्रतिबल साक्षात्कार क्यों दिया जाता है या लिया जाता है? जो प्रतिबल साक्षात्कार है इसलिए दिया जाता है ताकि पता लगा सकें कि आवेदक दबाव में कैसा प्रदर्शन करता है। तो प्रतिबल बहुत सारा दबाव दिया जाता है फिर उसमें से उनका साक्षात्कार किया जाता है। मतलब आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है और आपको बिल्कुल घेर के 10-15 लोग बैठे हैं और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है, एक क्वेश्चन वहाँ से पूछ रहा है। आप जैसे राइट में बोले तो राइट वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे वो खत्म हुआ तो लेफ्ट से एक आवाज़ आई तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया। तो हम जो प्रतिबल साक्षात्कार करते हैं वो क्यों किया जाता है? क्योंकि ये पता कर सकें कि आप दबाव में कैसे प्रदर्शन करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको चक्कर आ जाए। तो दाब में कैसा प्रदर्शन करेंगे ये पता चलता है हमें प्रतिबल साक्षात्कार से। मूल्यह्रास
किस प्रकार की संपत्ति पर हर वर्ष लगाया जाता है? जो मूल ह्रास है वो लगाया जाता है स्थायी संपत्ति पर हर बार। जो स्थायी संपत्ति है वही तो हर बार टूटे फूटेगी। मूल ह्रास किस पे लगाया जाता है? स्थायी संपत्ति पर। जब आय व्यय से अधिक हो जाता है, जब आय व्यय से अधिक हो जाता है तो क्या होता है? व्यापार में लाभ होता है कि हमारी आय ज़्यादा हो रही है, व्यय कम हो रहा है, हम खर्च कम कर रहे हैं, ज़्यादा आय हो रही है तो हम क्या करेंगे? व्यवसाय में लाभ होगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो जो न्यूनतम मजदूरी है वो किया गया था जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 को, तभी ही इसको पारित किया गया था। लेखांकन पुस्तपालन में कौन सी क्रिया होती है? तो जो लेखांकन पुस्तपालन होता है इसमें होती है उत्तरवर्ती प्रतिक्रिया, या क्रिया कौन सी होती है? उत्तरवर्ती। उत्तर लिखने पड़ते हैं हमेशा पुस्तपालन में। खाता बही क्या कहलाता है? खातों का एक समूह होता है जिसको हम खाता बही कहते हैं। जब प्रबंधन के प्रकार उनके तार्किक अनुक्रम में रखे जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? प्रबंधन की प्रक्रिया। जो कोई भी प्रबंधन है यदि हम प्रकार उसके तार्किक अनुक्रम में रखेंगे, कोई तर्क देने के अनुक्रम में रखेंगे तो क्या कहलाता है? प्रबंधन की प्रक्रिया कहलाती है। बंदर श्रमिक रोजगार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो बंदरगाह, पहले देखो न्यूनतम श्रमिक अधिनियम पारित किया गया था जब भारत आज़ाद हुआ था, और बंदरगाह में जो है तो उनको 2 साल और लग गए थे बंदरगाह में जाने के लिए, तो 1948 को इसको पारित किया गया था, 1948 को। कार्य संबंधी ज्ञान एवं कौशल विकास करना, कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना किसका उद्देश्य होता है? तो किसी भी कर्मचारी में कार्य से संबंधित ज्ञान देना, मतलब कि यदि आपने इंटरव्यू लिया तो हमारी इंडस्ट्री में क्या काम होता है वो कार्य सिखाना, उसके कौशल को विकास करना, उसको स्किल सिखाना, और कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना उसको प्रशिक्षण देकर ही हम कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड में डंपिंग का अर्थ होता है जो वास्तविक वस्तु है उसमें लागत में कम से कम दाम पर माल को निर्यात करना क्या कहलाता है? डंपिंग प्रोसेस कहलाता है। जैसे कि चीन अपने खराब और सस्ते माल को कहाँ डंप करता है? भारत में, बांग्लादेश में, जहाँ पर सस्ती चीज़ें बिक जाती हैं, और अपने भारत में कितना सस्ता बिकता है चाइना का माल, और जल्दी खराब भी हो जाता है, तो वो डंपिंग की प्रोसेस होती है। विपणन की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो हम 3 दिशाओं में विपणन करते हैं, नहीं 5 दिशाओं में विपणन करते हैं, 5 प्रकार से। तो विपणन की प्रक्रिया के चरण होते हैं 5। 5C ऑफ मार्केटिंग के तत्व क्या कहलाते हैं? तो 5C ऑफ मार्केटिंग के तत्व कहलाते हैं। पहला तो हो गया कंज्यूमर अर्थात ग्राहक, फिर होती है कंपनी, फिर होती है प्रतियोगिता मतलब कॉम्पिटिशन्स, सहयोगी मतलब कोलिब्रेटर्स, और होते हैं क्या? प्रसंग मतलब कॉन्टेस्ट। पहला हो गया हमारी कंपनी, फिर उसको हम अपने माल क्या करते हैं? पहले कंपनी, फिर हम देंगे वो अपने ग्राहक को, बेचेंगे, है ना। ग्राहक क्या कर सकता है? सहयोगी भी हो सकता है या फिर कॉम्पिटिटर भी हो सकता है, लेकिन कॉम्पिटिटर हम क्या से करेंगे? प्रसंग मतलब कॉन्टैक्ट बनाएंगे। तो ये क्या होते हैं? 5C का प्लानिंग होगा। पहला क्या है? कंपनी, फिर वो कंपनी अपना मार्केट में सामान लॉन्च करेगी कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर क्या हो सकता है? कॉम्पिटिटर भी हो सकता है या फिर सहयोगी भी हो सकता है, और फिर वो क्या करेंगे? प्रसंग करेंगे या फिर कॉन्टैक्ट करेंगे। ऊपर से नीचे एक उच्च पदाधिकारी एवं अधीनस्थों के संबंध को परस्पर संबद्ध करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पद स्वापन की प्रक्रिया। जिस ऊपर से नीचे तक की अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग व्यक्ति बैठे हैं, यह प्रक्रिया कहलाती है पद स्वापन की। बाजार के लिए नीतियां बनाना, बाजार का मूल्यांकन करना और नए उत्पादों पर नजर रखना क्या कहलाता है? तो बाजार के लिए नीति बनाना, बाजार का मूल्यांकन करना और बाजार के उत्पादों पर नजर रखना, ये कहलाती है विपणन का पर्यावरण। चलिए हम इनको करते हैं फिर से रिवाइज। जैसे शक्ति का केंद्रीकरण क्या कहलाता है? केंद्रीकरण। बांध दिया तो विकेंद्रीकरण। ESOP क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान मतलब स्टॉक खरीदेगा भविष्य में। प्रोत्साहन क्या कहलाता है? तो किसी व्यक्ति को जो निष्पादन से संबंधित विशेष प्रतिपूर्ति है उसके भुगतान को व्यक्त करना क्या कहलाता है? प्रोत्साहन कहलाता है। पूंजीगत व्यय बजट क्या होता है? तो प्रत्येक परियोजना पर जो प्रतिफल में अपेक्षित दर होती है उसकी उपेक्षा करना कहलाता है पूंजीगत व्यय। चेक क्या कहलाता है? तो ये एक विनिमय पत्र होता है। वस्तुओं की प्रकृति विपणन नियंत्रण को प्रभावित करने वाला कौन सा घटक है? तो कोई भी वस्तु है उसकी यदि प्रकृति के पर जो विपणन का नियम को प्रभावित करता है वो होता है बाह्य घटक। मैनेजमेंट
इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड किस ने लिखी थी? तो जो मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड लिखी थी हरविंसन ने। हर कोई बनना चाहता है, मैनेजमेंट करना चाहता है इंडस्ट्री में, तो हरविंसन। प्रबंधन यह जानने की कला है कि क्या करना है और उस करने का सबसे उत्तम और सुलभ तरीका है, ये कहा था F.W. टेलर ने। मनोवैज्ञानिक परीक्षण किन कर्मचारियों को किया जाता है? तो वो व्यक्ति जो एक ही कार्य को बार बार कर रहा है उसका मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है। प्रतिफल साक्षरता मतलब बहुत सारे बल में उसको साक्षात्कार इंटरव्यू लिया जाए, क्या देखने के लिए कि वो जब मतलब दबाव में कैसा प्रदर्शन करेगा। मूल्यह्रास किस प्रकार की संपत्ति पर हर वर्ष लगाया जाता है? तो मूल्यह्रास लगाया जाता है स्थायी संपत्ति पर। जब आय व्यय से अधिक हो जाता है तो हमें क्या होगा? लाभ होगा, और व्यवसाय में लाभ होता है आय जब व्यय से ज़्यादा होता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था? जब भारत आज़ाद हुआ था 1947। लेखांकन पुस्तक पालन कौन सी प्रक्रिया है? तो लेखांकन की पुस्तक पालन प्रक्रिया है उत्तर लिखना, मतलब उत्तरवर्ती। बही खाता क्या है? खातों का समूह होता है बही खाता। जब प्रबंधन के प्रकार उसके तार्किक अनुक्रम से रखे जाते हैं तब क्या होता है? तो जो प्रबंधन है उसके जो पूरे कार्य हैं वो तार्किक अनुक्रम में रखे जाएंगे तो प्रबंधन की प्रक्रिया कहलाती है। बंदरगाह श्रमिक अधिनियम कब आया था? रोजगार अधिनियम कब आया था? तो बंदरगाह श्रमिक रोजगार अधिनियम आया था 1948, 2 साल बाद आज़ाद, 1 साल बाद है ना, 1 साल पहले आया था। कौन सा? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1947 और 48 में आया था बंदरगाह श्रमिक रोजगार अधिनियम। कार्य संबंधी ज्ञान कौशल विकसित करना, कर्मचारियों की जो कार्य क्षमता है उसको बढ़ाना, ये आता है उसके प्रशिक्षण के अंतर्गत, ट्रेनिंग दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग क्या होती है? तो अपने माल को सस्ता बेचना, कम दाम में उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? डंपिंग कहलाती है। विपणन की प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं? 5 होते हैं। 5C प्लान ऑफ मार्केटिंग क्या है? तो 5C ऑफ मार्केटिंग है, पहला है कंपनी अपने कस्टमर को सामान देगी तो वो कॉम्पिटिटर हो सकता है या फिर कोलैबोरेटर्स हो सकता है, मतलब सहयोगी हो सकता है, फिर क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे। 5 हो गए। ऊपर से नीचे तक जो उच्च पदाधिकारी होते हैं उनके अधीनस्थ के संबंध में परस्पर संबंध बताना क्या कहलाता है? पद सोपान कहलाता है। बाजार में किए गए नीति बनाना के लिए नीति बनाना, बाजार का मूल्यांकन करना, उत्पादों पर नज़र रखना, ये क्या कहलाता है? विपणन। पर्यावरण मतलब हम मार्केट का क्या दिख रहे हैं? एनवायरनमेंट दिख रहे हैं कि कौन कौन सी नीति बनानी चाहिए, किस बाजार का कौन सा मार्केट में नया प्रोडक्ट आया है, कौन कितने में बेच रहा है, इस पर सब पे नज़र रखना और उसका मूल्यांकन करना, ये कहलाता है विपणन पर्यावरण। मानव प्रबंधन की आंतरिक चुनौतियां कौन कौन सी हैं? तो मतलब मानव को प्रबंधित करने के लिए हमें कौन कौन सी चुनौतियों को फेस करना पड़ता है? पहले आ जाएंगे श्रम संघ, जितने भी इनकी श्रम संगठन हैं उनको फेस करना पड़ेगा। पेशेवर संस्थान, जितने पेशेवर संस्थान हैं उनको हमें इसमें फेस करना पड़ेगा। और संगठन की संस्कृति पर भी हमें चुनौतियाँ देखने को मिलती हैं। पहला आ जाएगा क्या? श्रम संगठन, उनका खुद संगठन है, कुछ संस्थान हैं जो पेशेवर हैं, और संगठन की संस्कृति हमें मानव प्रबंधन की आंतरिक चुनौतियों में देखने को मिलती है। कितने प्रकार के? 3 होंगे। पहला श्रम की खुद, फिर पेशेवर संस्थान की, और फिर संगठन की संस्कृति की। वित्तीय प्रबंधन का एक सामान्य उद्देश्य क्या है? तो जो वित्तीय प्रबंधन है उसका सबसे सामान्य है वितरण के उपयुक्त चैनल का चयन करना। तो जो बिक्री प्रबंधन है, यदि हमें बिक्री को प्रबंधित करना है तो हमें विपणन के उपयुक्त चैनल का चयन करना पड़ेगा कि हमारा जो सामान है, वितरण है, वो किस चैनल से जाएगा। तो वित्तीय प्रबंधन का सामान्य उद्देश्य होता है वितरण में प्रयुक्त चैनल का चयन करना। फॉर्म में भरी गई ग्राहक की प्रतिक्रिया क्या बताती है या क्या सूचना देती है? तो हमें बाहरी सूचना बताती है। जितनी भी अब रिव्यूज़ मिलते हैं कस्टमर के, वो हमें क्या बताते हैं? बाहरी सूचना बताते हैं प्रोडक्ट के बारे में। मानव प्रबंधन की बाहरी चुनौतियाँ क्या क्या होती हैं? तो बाहरी चुनौतियाँ होती हैं आर्थिक, वैधानिक, प्रौद्योगिकी और राजनीतिक। पहले राजनीतिक होगी, फिर प्रौद्योगिक होगी, वैधानिक होगी, और आर्थिक चुनौतियाँ हमें मानव प्रबंधन के लिए देखने को मिलेंगी। और आंतरिक कितनी थी? आंतरिक थी 3। पहली श्रम संघ की, फिर पेशेवर संस्थाओं की, और दूसरी थी संस्थान की संस्कृति की। और जो बाहरी चुनौतियाँ होती हैं, पहली हमें तो फाइनेंस से रिलेटेड हो जाएगी, आर्थिक, वैधानिक, प्रौद्योगिकी और राजनीतिक।
विशिष्टीकरण एवं कुशलता ही संगठन का ढांचा निर्धारित करती है। यह किसने कहा था कि जो विशिष्टता है वह ही कुशलता ही संगठन, जो विशिष्टता है मतलब स्पेशलिटी है, और जो कुशलता है मतलब जो स्किल है वही संगठन का एक ढांचा निर्धारित करती है। ये किसने कहा था? तो ये होता है मानव संसाधन में परंपरागत सिद्धांत बाहर होते जा रहे हैं। यह क्या दर्शाता है कि जो मानव संसाधन है उसमें जो परंपरागत सिद्धांत थे वो बाहर होते जा रहे हैं। विशिष्टता और कौशलता ही संगठन का ढांचा निर्धारित करती है। यह दर्शाता है कि मानव संसाधन में पारंपरिक सिद्धांत बाहर जाते जा रहे हैं। रोजाना मचे या अन्य सहायक पुस्तकों से बही खाता में प्रविष्टि करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जो है बही खाता में प्रविष्टि करनी है या जो रोजाना मचे एवं अन्य सहायक पुस्तिकाओं में हमें जो प्रक्रिया करनी है वो कहलाती है खतौनी। खाता लिख रहे हैं हम उनके बारे में, है ना, बही खाता लिख रहे हैं तो खतौनी। किसी कर्मचारी के कार्य की प्रशंसा करना और उसे पुरस्कार देना किसके अंतर्गत आता है? अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। ये दो प्रकार के थे, एक मौद्रिक और एक अमौद्रिक। स्थिर लागत पर ऋण कोषों का उपयोग करना क्या कहलाता है? जो स्थिर लागत है उस पर हम ऋण कोषों का प्रयोग करेंगे या उपयोग करेंगे तो ये क्या कहलाते हैं? समता पर व्यापार। समान है उस पर हम व्यापार कर रहे हैं तो क्या कहलाते हैं? समता पर व्यापार। किसने कहा था कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है? तो निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना क्या कहलाती है? बजट कहलाती है। तो ये कहा था टेलर ने। एक निश्चित अवधि के लिए सरकार का वित्तीय योजना है, यह कहा था टेलर ने। वित्तीय प्रशासन का अभिप्रेरणा, वित्तीय प्रशासन की अभिप्रेरणा क्या क्या होते हैं? पहली होती है विधायिका, फिर होती है कार्यपालिका, फिर होती है वित्तीय विभाग। पहली विधायिका, कार्यपालिका, वित्त विभाग, लेखा परीक्षण विभाग और संसदीय समितियां। संसदीय समितियां, पहली विधायिका विधि बनाएगा, कार्यपालिका वो कार्य कराएगा, वित्त विभाग जो कि वित्त से रिलेटेड होगा उसका लेखा जोखा परीक्षण करेगा तो लेखा परीक्षण विभाग, और संसदीय समितियां किसके अंतर्गत आती हैं? वित्तीय प्रशासन की अभिकरण के अंतर्गत आती हैं। पोस्ट कॉर्ब सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो पोस्ट कॉर्ब का सिद्धांत का किया था लूथर गुलिक ने। लूथर थर 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 उसको कांपते हैं, थर 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 थर। पोस्ट कॉर्ब किसने दिया था? तो लूथर गुलिक ने दिया था। और इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? पूर्ण रूप होता है पी से प्लानिंग मतलब नियोजन, ओ से ऑर्गेनाइजेशन संगठन, एस से स्टाफिंग या कर्मचारी, डी से होता है डायरेक्टिंग या निर्देशन देना, सी ओ से होता है कोऑर्डिनेशन, आर से होता है रिपोर्टिंग और बी से होता है बजटिंग। पोस्ट कॉर्ब किसने दिया था? तो पोस्ट कॉर्ब दिया था लूथर गुलिक ने। इसका फुल फॉर्म होता है पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी ओ से कोऑर्डिनेशन, आर से रिपोर्टिंग और बी से होता है बजटिंग। जब ऋण पूंजी अंश पूंजी बराबर होते हैं, जब ऋण है और अंश पूंजी है दोनों बराबर हैं तो क्या होगा? मतलब शून्य समता पर व्यापार कम होगा। शून्य क्षमता है उस पर समता पर क्या होगा? व्यापार कम होगा। जब अंश पूंजी और ऋण पूंजी है वो बराबर है तो समान समान होंगे, समता होगी, शून्य होगा और व्यापार भी कम होगा। शून्य समता पर व्यापार होगा। विचारधारा का मस्तिष्क जटिल व प्रत्यक्ष दर्पण होता है। यह ऐसा प्रयोग है जिसमें मस्तिष्क विचार शब्दों के रूप में ढलकर सम्मुख आते हैं। यह कथन किसका था? तो ये था जॉर्ज हाउस्टन का। विचारधारा मस्तिष्कों का एक जटिल एवं प्रत्यक्ष दर्पण होता है। किसने कहा था? तो जो मस्तिष्क है, विचारधारा क्या होती है? मस्तिष्क का जटिल प्रत्यक्ष दर्पण होती है। इसका यह ऐसा प्रयोग है जिसमें मानसिक विचार शब्दों के रूप में ढल जाते हैं या सम्मुख आ जाते हैं। यह कहा था जॉर्ज हाउस्टन ने। जब संस्थाएं विभिन्न ग्राहकों में अंतर नहीं करती और अपना एक विपणन कार्यक्रम चलाती हैं और विपणन मूल्य नीति किसका प्रकार है? तो मतलब जब कोई कंपनी अपने ग्राहकों में कोई अंतर नहीं करती और सब में एक ही प्रकार का कार्यक्रम चलाती है तो उसे कहा जाता है भेदभावहीन विपणन नीति। मतलब कोई भेदभाव नहीं कर रहा है, सबके साथ एक ही नीति अपनाई जा रही है तो भेदभावहीन विपणन नीति इसको कहा जाता है। प्रबलीकरण
सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो प्रबलीकरण का सिद्धांत आधारित होता है अधिगम सिद्धांत पर और स्पिनर के सिद्धांत पर। अधिगम सिद्धांत पर और स्पिनर के सिद्धांत पर यह आधारित होता है। किस स्तर के प्रबंधन प्रभागीय उद्देश्यों के लिए चिंतित रहते हैं? तो जो मध्य स्तर के प्रबंधक होते हैं वह अपने प्रभागीय उद्देश्यों के प्रति हमेशा चिंतित रहते हैं। वे निर्माता जो सभी बाजारों में एक साथ पहुंचना पसंद नहीं करते, वे कौन सी नीति का अनुसरण करते हैं? मतलब ऐसे कंपनी या निर्माता जो बाजार में एक साथ पहुंचना पसंद नहीं करते, उनके लिए कौन सी नीति का उपयोग करते हैं? वो तो वह अनुसरण करते हैं केंद्रीय विपणन नीति का। मतलब वो एक ही प्रकार की नीति का करते हैं, वो केंद्रित में रहती है स्थापित को केंद्रीय विपणन नीति इसको कहा जाता है। संगठन में प्राधिकरण के 3 प्रमुख कार्य कौन से होते हैं? तो जो प्राधिकरण होता है संगठन में उसके 3 प्रमुख कार्य क्या होते हैं? लाइन, स्टाफ और प्रकार्यात्मक। लाइन, स्टाफ, प्रकार्यात्मक, इसके 3 कार्य होते हैं। पहले लाइन बनाएगा, स्टाफ बनाएगा और उनको कार्य करने के लिए देगा। तो लाइन, स्टाफ, प्रकार्यात्मक प्राधिकरण के 3 कार्य होते हैं। बाजार को उप बाजार में बांटना क्या कहलाता है? तो जो बाजार है उसको भी अलग अलग बाजार में विभक्त कर दिया, तो बाजार का क्या कर दिया? विभक्तीकरण कर दिया। वित्तीय विवरण की विधि कितनी विधियां होती हैं? तो वित्तीय विवरण की होती हैं 2 विधि, एक होती है क्षैतिज विधि और एक होती है समतल विश्लेषण विधि, और शेष अर्थात लंबवत विधि होती हैं। अच्छा, क्षैतिज विधि जो कि समतल होती है और एक होती है शीर्ष या लंबवत विश्लेषण विधि। कितने प्रकार की होती हैं वित्तीय विवरण की? 2 होती हैं, एक होती है समतल या क्षैतिज विधि, दूसरी होती है शीर्ष या लंबवत विधि। विज्ञापन रणनीति किस प्रबंधन का हिस्सा होती है? तो जो विज्ञापन नीति होती है वो क्या कर रही है? वित्तीय का प्रबंधन कर रही है, बिक्री का प्रबंधन कर रही है। तो बेचने का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है किसी भी वस्तु को बेचने की विज्ञापन रणनीति। तो विज्ञापन रणनीति क्या कहलाती है? वित्तीय या विक्रीय प्रबंधन नीति कहलाती है। मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? तो जो मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य होते हैं कर्मचारी का चयन करना, कर्मचारी को पारिश्रमिक देना, कर्मचारी को प्रेरणा देना, स्वास्थ्य कर्मचारी की सुरक्षा, औद्योगिक संबंध एवं मानव संसाधन विकास मंत्री फिक्शन, ये सब किसके कार्य होते हैं? मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य होते हैं कि कर्मचारी का ध्यान रखे, चयन करे, उनका पारिश्रमिक डिसाइड करे, उनको प्रेरणा दे, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखे, उनकी सुरक्षा करे, उद्योग के संबंध में उनकी सारी क्राइटेरिया चेक करे, और मानव संसाधन विकास मंत्री या फिर उनके जो फ्रैक्शन वगैरह हैं वो उनको दे। लाभांश क्या होता है? तो वह राशि जो लाभ से नियमित रूप से कंपनी के शेयर धारकों को नगद या शेयर के रूप में भुगतान की जाती है। तो शेयर के रूप में या फिर नगद के रूप में जो शेयर धारक होते हैं उनको लाभ के एक नियमित रूप में उनको दी जाने वाली राशि क्या कहलाती है? लाभांश कहलाती है। लाभांश वह राशि होती है जो नियत होती है, लाभ से नियमित रूप से कंपनी के जो शेयर धारक होते हैं उनको नगद या शेयर के रूप में वितरित की जाती है, उसे लाभांश कहा जाता है। मनुष्य का व्यवहार सीखी हुई प्रेरणाओं से प्रभावित होता है। यह मान्यता किस पर आधारित है या किस मॉडल पर आधारित है? ये है पेवलोवियन मॉडल पर आधारित कि जो मनुष्य है वह का व्यवहार है सीखी हुई प्रेरणाओं से प्रभावित होना, जो सीखी हुई चीजें हैं उनसे प्रभावित होता है, तो इसको क्या कहा जाता है? पेवलोवियन मॉडल कहा जाता है। हर पैरामीटर को चेक करता है, पेवलोवियन मॉडल को कहा जाता है, पेवलोवियन मॉडल को कहा जाता है। चलिए इसको फिर से हम करते हैं रिवाइज। मानव संसाधन की जो आंतरिक चुनौतियां होती हैं वो क्या होती हैं? जो मानव संसाधन होते हैं उनकी आंतरिक चुनौतियां होती हैं पहले तो श्रम संगठन, पेशेवर संस्थान और उनकी जो संस्कृति होती है संगठन की वो। बिक्री प्रबंधन का एक सामान्य उद्देश्य क्या है? तो अपनी वस्तुओं का वितरण करना और उसके चैनल का चयन करना, अपने वितरण के लिए प्रयुक्त चैनल का चयन करना क्या कहलाती है? बिक्री प्रबंधन कहलाती है। फॉर्म में भरी जाने वाली जितनी भी ग्राहक की प्रतिक्रिया होती है उसको बाहरी सूचना कहा जाता है या फिर रिव्यू कहा जाता है। मानव प्रबंधन की बाहरी चुनौतियां क्या होती हैं? तो यह आर्थिक, वैधानिक, प्रौद्योगिक और राजनीतिक। विशिष्टीकरण एवं कुशलता के संगठन का ढांचा निरूपित करता है। तो जो विशिष्टीकरण है वह कुशलता की ही संसाधन का जो ढांचा है वो निरूपित करता है। तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है मानव संसाधन में परंपरागत सिद्धांत बाहर होते जा रहे हैं। रोजाना मंच या फिर आम जो
अन्य सहायक पुस्तक होती हैं उसमें बही खाता की जो प्रविष्टियां होती हैं वह किस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो बही खाता में प्रविष्टियां करने को कहा जाता है खतौनी। कई कर्मचारियों के कार्य की प्रशंसा करना, उनको पुरस्कार देना क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा कहलाती है। ये दो प्रकार की होती है, एक मौद्रिक और अमौद्रिक। स्थिर लागत पर ऋण कोष का प्रकार क्या कहलाता है? तो स्थिर मूल्य पर जो ऋण कोष होते हैं उनका प्रकार या फिर प्रयोग करना कहलाता है समता पर व्यापार। समान है उस पर, स्थिर मतलब समान, उन पर ऋण देना, ऋण कोषों का प्रयोग करना, वो क्या कहलाता है? समता का व्यापार करना। किसने कहा था कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है? तो ये कहा था टेलर ने। क्या कहा था कि वित्त क्या है? एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना। वित्त प्रबंधन या प्रशासन का अभिकरण क्या है? तो जो वित्त प्रशासन है उसका होता है विधायिकी, कार्यपालिका, वित्त विभाग, लेखा परीक्षा विभाग और संसदीय समिति। क्या क्या होती हैं वित्त प्रशासन के अंतर्गत? पहले तो उसकी विधायिका होगी, फिर उसकी कार्यपालिका होगी, उसका वित्त विभाग होगा, लेखा परीक्षण किया जाएगा और संसदीय समिति बनाई जाएगी। 5 विभाग होते हैं। पोस्ट कॉर्व किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो जो पोस्ट कॉर्व है उसको लूथर गुलिक ने दिया था और इसको फुल फॉर्म होता है पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी ओ से कोऑर्डिनेशन, आर से रिपोर्टिंग और बी से बजटिंग। जब ऋण पूंजी अंश पूंजी के बराबर होती है तो इसको क्या कहा जाता है? तो शून्य समता पर व्यापार करना। शून्य समता पर व्यापार करना क्या कहलाता है? जब ऋण पूंजी अंश पूंजी से बराबर होती है। विचारधारा का मस्तिष्क जटिल एवं प्रत्यक्ष दर्पण होता है। इसका प्रयोग करके मस्तिष्क के विचारों को रूप में ढाला जा सकता है और सम्मुख आते हैं। तो इसको किसने कहा था? तो ये कहा था जॉर्ज हॉस्टन ने कि जो मस्तिष्क है वह दर्पण है। मतलब क्या है? बहुत सारे विचार हैं वहाँ पे, जटिल होते हैं, प्रत्यक्ष दर्पण होते हैं और जिससे मस्तिष्क के जो विचार हैं वह शब्दों के रूप में ढालकर सम्मुख आ सकते हैं। तो उनको कहा था, जॉर्ज हॉस्टन ने कहा था। जो संस्था विभिन्न ग्राहकों में कोई अंतर नहीं करती और सब में एक ही नीति चलाती है विपणन की, उसको कहा जाता है भेदभावहीन विपणन नीति। प्रबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये था अधिगमन का सिद्धांत या फिर स्पिनर का सिद्धांत इसको कहा जाता है। इतने प्रबल तरीके से इसको गम कर देते हैं तो अधिगम हो जाता है, स्पिन हो जाता है, स्पिनर हो जाता है। किस सिद्धांत में प्रबंधक प्रभागी उद्देश्य के लिए हमेशा चिंतित रहता है? तो जो मध्य स्तर का प्रबंधक होता है वह हमेशा अपने प्रभावी उद्देश्यों के लिए हमेशा चिंतित रहता है। बेनिर्माता जो बाजार में पहुंचकर सबके साथ पहुंचना, एक साथ पहुंचना पसंद नहीं करते, ऐसी नीति और किस नीति का अनुसरण करते हैं? ऐसे प्रबंधक या निर्माता जो कि बाजार में एक साथ पहुंचना पसंद नहीं करते वह केंद्रीय विपणन नीति का समर्थन करते हैं। संगठन में प्राधिकरण के कितने स्टेप होते हैं? तो प्राधिकरण के 3 प्रमुख कार्य होते हैं। पहला वो लाइन बनाएगा, फिर स्टाफिंग करेगा, फिर उसके प्रकार्यात्मक कार्य करेगा। बाजार को उप बाजार में बांटना क्या कहलाता है? बाजार विविक्तीकरण कहलाता है। वित्तीय विवरण की कितनी विधियां होती हैं? तो वित्त की विवरण होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है क्षैतिज या समतल, दूसरी होती है शीर्ष और लंबवत विश्लेषण। विपणन नीति किस प्रबंधन का हिस्सा होता है? जो विपणन नीति होती है वो मार्केटिंग या फिर बिक्री प्रबंधन का हिस्सा होता है। मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? तो मानव संसाधन के प्रबंधन के होते हैं मुख्यतः 4, 5, 6 क्षेत्र। पहला होता है कर्मचारी का चयन करेगा, उनसे पारिश्रमिक कराएगा, उनको प्रेरणा देगा, उनके स्वास्थ्य सुरक्षा की रक्षा करेगा, औद्योगिक संबंध देखेगा और मानव प्रबंधन विकास के फंक्शन बताएगा। लाभांश क्या होता है? जब धनराशि को लाभ से नियमित रूप से कंपनी के जो शेयर धारक होते हैं उनको नगद या शेयर के रूप में भुगतान करता है, उसे लाभांश कहा जाता है। मतलब यह एक ऐसी धनराशि है जो कि लाभ से नियमित होती है, मतलब किसी भी लाभ से ही होती है और यह शेयर धारकों को नगद या शेयर के रूप में दी जाती है, उसे कहा जाता है लाभांश। मनुष्य का व्यवहार सीखी हुई प्रेरणाओं से प्रभावित होता है। जो कि सीखी हुई प्रेरणाएं होती हैं उनसे प्रभावित होता है मनुष्य का व्यवहार। यह सिद्धांत दिया था पेवलोवियन मॉडल पर काम करता है। हर एक पैरामीटर पर अवलोकित करता है, खुद गिरता है, खुद सीखता है, मतलब खुद की व्यवहार मतलब प्रेरणाओं से ही सीखता है। तो ये किसने कहा था? पेवलोवियन मॉडल ने कहा था। परिसंपत्तियां क्या कहलाती हैं? तो परिसंपत्तियां देनदारी प्लस पूंजी कहलाती है। इसका लेखांकन सीमाकरण क्या कहलाता है? यह तुलन पत्र पर इसका सीमांकन किया जाता है, मतलब बैलेंसिंग शीट में होता है। परिसंपत्तियां मतलब नहीं पता, परियों की संपत्तियां, देनदारी प्लस पूंजी दे दी और पूंजी क्या दे दी? पूंजी दे दी। तो देनदारी प्लस पूंजी होती हैं और एक इस पर लिखित होती हैं, तो ये तुलन पत्र या फिर बैलेंस शीट पर लिखी होती हैं।
लेन देन जिनका लेखा अन्य किसी बही में नहीं होता उनको कहाँ रखा जाता है? तो ऐसा लेन देन जो किसी भी लेखा में बही नहीं होता उन्हें मुख्य जनरल में रखा जाता है या फिर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? तो मुख्य जनरल में लिखा जाता है। यदि फर्नीचर 50,000 रुपये, स्टॉक 30,000 रुपये, नगद 20,000 रुपये हैं और लेनदार 30,000 रुपये हैं, तब स्वामी के पास कितनी पूंजी होगी? तो होगी 70,000। कैसे हो गई? देखो, 50,000 रुपये हमारे पास फर्नीचर है वो तो रहेगा, स्टॉक हमने खरीद लिया तो 30,000 हो गए, तो हो गए 8,000 रुपये। फिर 2,000 नगद है हमारे पास तो हो गए 10,000 रुपये। 10,000 1 लाख रुपये। फिर 1 लाख में से हमें देने कितने हैं? 30,000 रुपये देने हैं, तो हमारे पास कितने बचेंगे? सिर्फ 70,000 रुपये हो गए। 70,000 रुपये स्वामी के पास बचेंगे। परिसंपत्तियां क्या होती हैं? देनदारी प्लस पूंजी होती हैं। ये किस में लिखी होती है? तुलन पत्र पर लिखी होती हैं। बेलेखा मतलब बेलेखा लेन देन जो कि किसी अन्य लेखा बही में नहीं होता वो कहाँ रखेंगे? तो जनरल में रखते हैं।